बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब खैरियत से हैं और अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बेटा आज हम फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का चैप्टर 3 जो है एमसीक्यू का पोर्शन करेंगे। एमसीक्यूज को चैप्टर 3 को मैंने एमसीक्यूज के लिए दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। आज हम इंशाल्लाह उसका फर्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो चलें पढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक बेटा। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमने जो टॉपिक करना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, के बाद है एक्सेलरेशन, के बाद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन एंड फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। और इनसे रिलेटेड फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको आने चाहिए ताकि आप इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज अच्छे अंदाज में कर सकें। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में यदि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन है जो आप स्कूल क्लासेस से पढ़ते आए हैं। उसके बाद है जी एक्सेलरेशन में डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सेलरेशन कोई भी हो उसकी डायमेंशंस निकालने का बड़ा आसान तरीका है। पहले आप इसके बेस यूनिट्स लिखें। एक्सेलरेशन के बेस यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आप इसको डायमेंशन में कन्वर्ट कर लें। मीटर लेंथ का यूनिट है उसकी जगह कैपिटल एल आ जाएगी डायमेंशन। सेकंड टाइम का यूनिट है उसकी जगह कैपिटल टी आ जाएगा और आपके पास बन जाएगा एल डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। बाद है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन इज जीरो। अच्छा बेटा इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर लिया जाता है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब इसमें आप देखें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। दूसरा आप ये भी देख रहे हैं कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आप जानते हैं कि स्लोप का फार्मूला होता है tan थीटा। अब चूंकि इस ग्राफ का एंगल जीरो है तो tan जीरो क्या होगा? जीरो। हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ये डेल्टा v ओवर डेल्टा t होती है, यानी ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो इससे आसानी से हम कह सकते हैं कि चूंकि इस गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जीरो है तो हम कह सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहा है जी द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा आपको एक मैं शॉर्टकट बताता हूं। एक बात याद रखें, जब भी स्लोप का जिक्र किया जाएगा तो आप y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस करेंगे और अगर एरिया का जिक्र किया जाएगा तो फिर आप y एक्सिस मल्टीप्लाइड बाय x एक्सिस करेंगे। और यहाँ आप देखें t और t को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन सी डायमेंशंस आती हैं? डिस्टेंस वाली। इसका मतलब है इस ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया है वो हमें क्या बताएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा ये जो है ये बुक की स्टेटमेंट भी है तो आपने इसको एवरेज एक्सेलरेशन ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें वो कह रहे हैं सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखें एक सैटेलाइट जो अर्थ के लिए रिवॉल्व कर रहा है उसकी चूंकि लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है। फर्ज करें ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, तो चूंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन
मुसलसल चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। हर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। द डायमेंशंस ऑफ फोर्स बीटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने का तरीका ये है कि पहले उसको बेस यूनिट्स में लिखें। जब बेस यूनिट्स आ जाएंगे तो आप आसानी से डायमेंशन निकाल लेंगे। किलोग्राम किसका यूनिट है? मैस का, उसकी जगह कैपिटल एम आ गया। मीटर लेंथ का यूनिट है, उसकी जगह कैपिटल एल आ गया। सेकंड की जगह कैपिटल टी। और आपके पास फोर्स की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी रेज टू पावर -2. Laws of motion are not valid in a system which is non-inertial. बेटा, inertial frame of reference ऐसा frame of reference होता है जिसका acceleration 0 होता है और इसके अंदर न्यूटन का लॉ, फर्स्ट लॉ ओबे हो रहा होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूटन के लॉज ओबे हो रहे हो। लेकिन ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, तो नॉन इनर्शियल कहते हैं। उसको नॉन इनर्शियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर न्यूटन के लॉज जो हैं वो ओबे नहीं होते। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डबल्ड देन एक्सेलरेशन इज आल्सो डबल्ड। ये सिंपल सा न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma। F को आप डबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट बाय इटसेल्फ। ये जो है ये स्टेटमेंट बू अली सीना ने दी थी और ये आपकी बुक में पेज नंबर 55 पे मेंशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। सिंपल सी बात है, अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा और उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना उतना ही मुश्किल होगा। अगर मास कम होगा, इनर्शिया कम होगा और उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना उतना ही इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये भी न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए या A इज इक्वल टू F ओवर m। और ये कौन सी रिलेशन है? चार्ली, सी ऑप्शन। के बाद है जी मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। आपने इसमें एक पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला था ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यानी मोमेंटम में तब्दीली को टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास अप्लाइड फोर्स आती है। यानी अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो उस फोर्स की वजह से का मोमेंटम चेंज होता है। और अगर हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस बॉडी के मोमेंटम में तब्दीली की शरह कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू कि एक बॉडी जिसका वेट फर्ज करें 5 न्यूटन है फॉल कर रहा है, तो आप बताएं उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? और इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। सारी बात है, जितना उसका वेट है उतनी ही उसके ऊपर फोर्स लग रही है और जितनी उसके ऊपर फोर्स लग रही है उतना ही उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यानी अगर आपसे मैं ये कहूं कि एक बॉडी 5 न्यूटन वेट वाला फॉल कर रहा है तो फॉल करने के दौरान उसका मोमेंटम में तब्दीली की शरह क्या होगी? आप बताएंगे उतनी ही होगी जितना उसका वेट है। applied force is equal to rate of change of momentum. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी द यूनिट ऑफ मोमेंटम इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन सेकंड। ये आप इसी क्वेश्चन से बना सकते हैं जो मैंने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले लिखी है। ये देखें, आप टाइम को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां से आपके पास मोमेंटम के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3 द डायमेंशनल यूनिट ऑफ इंपल्स। इंपल्स के बारे में हम जानते हैं कि सडन फोर्स जब थोड़े से टाइम के लिए लगे तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंपल्स। तो इसी फार्मूला से हम इंपल्स का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और यहां से हम जानते हैं कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो जाहिर बात है जो मोमेंटम के यूनिट्स होंगे वही इंपल्स के यूनिट भी होंगे। यानी अगर मैं मोमेंटम को बेस यूनिट्स में लिखूं तो ये बनता है किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरह से इसको डायमेंशंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वो बनेगा एम एल ई रेज टू पावर -1। किलोग्राम की जगह एम आ गया, मीटर लेंथ का यूनिट है उसकी जगह एल आ गया, और टाइम की जगह आ गया सेकंड की जगह एम एल टी इनवर्स यानी बीटा। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड इंपल्स। ये मैं अभी आपको फॉर्मूला में बता के आया हूँ, ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर 1 सेकंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बड़ा सिंपल है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट के मास को भी इस्तेमाल नहीं करना, टाइम को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें फोर्स की सीधी सीधी वैल्यू ही बता दी है। सारी बात है, जो फोर्स की वैल्यू है उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, क्योंकि हम जानते हैं अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज, अभी मैं आपको बता के आया हूं, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये इस तरह से आपका बीटा बन रहा है, इसमें भी सिंबल्स की मिस्टेक है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला जो है वो दोबारा से लिख दिया है। इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड कैन आल्सो बी रिटन एज न्यूटन सेकंड। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये भी मोमेंटम या इंपल्स का यूनिट है, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी, यहाँ से मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। और न्यूटन सेकंड भी मैं अभी अभी प्रूव करके आया हूँ कि न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट है मोमेंटम का। इसका मतलब है ये दोनों यूनिट्स आपस में सेम है। ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स न्यूटन सेकंड, ये भी अभी ऊपर बात हुई थी, द यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द सेम एज न्यूटन सेकंड, ये भी अभी अभी हम करके आए हैं। नेक्स्ट है द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग वाई एक्सिस इज वन डायमेंशनल। चाहे वो ये कहे कि मोशन ऑफ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस, वो भी वन डायमेंशनल होगा, वाई एक्सिस के अलोंग भी वन डायमेंशनल होगा, जी के अलोंग भी वन डायमेंशनल होगा, यानी किसी एक लाइन के अलोंग अगर मोशन है तो हम उसे वन डायमेंशनल ही कहेंगे। लेकिन अगर वो आपसे ये कहे मोशन ऑफ अ लाइन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सच दैट इट इज हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो आप बोलेंगे कि ये टू डायमेंशनल है। और इस टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। चैप्टर थर्ड, ये जो चैप्टर थर्ड है इसका आखिरी टॉपिक है, यानी चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है। 3.9 में कह रहा है जी फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में, वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 kg per second and its velocity changes from 5 to 0 on striking the ball. The force due to water flow is, बेटा आप जानते हैं कि फोर्स का ये जो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां से हमने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का एक फॉर्मूला बनाया था। ये इसमें जो v है ये इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर कर रहा है, और इस फार्मूला को यूज करने की कंडीशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो। लेकिन अगर मैं इस फार्मूला को थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखूं, मैं इसको जनरलाइज करके लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू m ओवर t इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें देखें फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसने बता दी है 5 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो जो है यानी मास पर यूनिट टाइम उसने बताया है 3 यूनिट, से आपको अंदाजा हो गया है किलोग्राम पर सेकंड किसका यूनिट है, एम ओवर टी का, की जगह 3 आ गया, 5 माइनस 0, वाटर फ्लो आ गई 15 न्यूटन। ठीक है जी, ये थे आपके इस लेक्चर के थोड़े से एमसीक्यूज। ठीक है जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मजीद इसके बाकी आधे पोर्शन के एमसीक्यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई इशू है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।